चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, मोशन इन फोर्स। चैप्टर 4 के अंदर जो है वो मैंने आपको मोशन चैप्टर 3 में जब हमने इतना डिटेल में समझाया था, आपको भी दोबारा समझा रहे हैं कि मोशन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है तो वो स्टेट ऑफ मोशन होता है। और व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहा सराउंडिंग के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो वो क्या कहलाएगा? स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाएगा। स्टेट ऑफ मोशन की जो एग्जांपल हम देख सकते हैं वो क्या होती है, वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि अ पर्सन वॉक ऑन अ स्ट्रीट, अ कार मूव्स ऑन अ रोड। स्टेट ऑफ रेस्ट की क्या हो सकती है? अ बुक लाई ऑन अ टेबल, अ पर्सन सिट ऑन अ चेयर एक्सेट्रा। क्या मुझे चैट पर आप बता सकते हैं कि ये जो मैंने अभी चीज़ें डिस्कस की हैं सिर्फ स्टेट ऑफ मोशन, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ताकि मैं आगे बढ़ूं? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब ज़रा देखें। सही है, मैंने स्टेट ऑफ मोशन दोबारा समझा देता हूँ कि चलें पहले मैं जो है वो ज़रा इसकी डेफिनेशन आपके सामने मेंशन करूँ फिर समझाता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक डेफिनेशन मेंशन हो रही है किसकी? फोर्स की। तो आप देखें ज़रा फोर्स की डेफिनेशन यहाँ क्या है। फोर्स इज एन, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं पहले हम, कि फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंट विच प्रोड्यूसेस मोशन और टेंस टू प्रोड्यूस मोशन, और स्टॉप्स मोशन और टेंस टू स्टॉप मोशन। अब देखें जरा यहाँ पर स्टूडेंट जो वर्ड यूज किया है, आप देख रहे हैं इन्होंने कहा है कि विच प्रोड्यूसेस मोशन और टेंस टू मोशन, स्टॉप्स मोशन और टेंस टू स्टॉप। तो देखें, एक तो ये है कि वो प्रोड्यूस, हरकत को प्रोड्यूस कर देगा, या टेंस का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। टेंस का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। सही है। तो फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन। या अभी जो हमारे डेफिनेशन स्क्रीन पे मौजूद है कि फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंट विच प्रोड्यूसेस मोशन और टेंस टू प्रोड्यूस मोशन, कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है, फोर्स एक ऐसा अवामिल है, एक ऐसा अमल है जो कि किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को हालत हरकत ला सकता है, हालत हरकत में ला सकता है, या हालत हरकत में लाने की कोशिश करेगा। या अगर कोई ऑब्जेक्ट हालत हरकत में है, स्टेट ऑफ मोशन में है, तो उसको फोर्स अप्लाई करके स्टेट ऑफ रेस्ट में ला सकता है या स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर कि अगर जो है कोई टेबल मौजूद है, कोई टेबल रखी हुई है और एक पर्सन है जो वहां पर खड़ा हुआ है, स्टैंड किया हुआ है, तो अगर वो उस टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दे, तो अगर टेबल की फोर्स से ज्यादा फोर्स उस पर्सन की फोर्स डोमिनेट करी आएगी, तो पर्सन उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में क्या हो जाएगा? उसके लिए आसानी हो जाएगी। सही है। लेकिन अगर एक शख्स है और वो दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो क्या दीवार आगे हो जाएगी? इसका मतलब टेबल पर उसने क्या कर दिया है? स्टेट ऑफ मोशन को परफॉर्म करवा दिया है। स्टेट ऑफ मोशन में वो टेबल आ गई है, लेकिन दीवार के ऊपर टेंस टू प्रोड्यूस मोशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है वो, जबकि दीवार अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो जहां कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से वो अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करता है, तो उधर हम कहते हैं वो कोशिश कर रहा है, टेंस कर रहा है। तो टेंस की कंडीशन आएगी। और जहां टेबल को उसने एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा दिया है, तो स्टेट ऑफ मोशन की कंडीशन हम स्टडी करेंगे। अगेन समझा रहा हूँ फोर्स की डेफिनेशन, कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करें, अगर वो हालत हरकत में है, स्टेट ऑफ मोशन में है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाए, या अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में था तो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाए। सिंपली वी कैन से दैट कि फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स एक ऐसा अमल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज कर देता है। इज इट क्लियर एवरीवन अबाउट डेफिनेशन ऑफ फोर्स? इज इट क्लियर एवरीवन अबाउट डेफिनेशन ऑफ फोर्स?
हारिस का रिप्लाई आ गया है, समझ में आ गया। हिना जवाब दें, मरियम जवाब दें, रोहान को समझ में आ गया है, वानिया जवाब दें, जल्दी से जवाब दें, टाइम नहीं है, आगे बढ़ना है। जिनका जवाब नहीं आएगा उसको उनको क्लास से रिमूव कर दूंगा बेटा मैं, क्योंकि फिर फायदा नहीं है, जवाब ही नहीं। हिना ने जवाब दे दिया, सही है, ठीक है। वानिया, अगर वानिया क्लास में नहीं है, खाना खाने चली गई, नाश्ता करने चली गई, तो मैं फिर उनको लेफ्ट कर देता हूँ। नहीं है, वानिया नहीं है, इनको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा हैंगी, तो बेटा जवाब देना। शाबाश, जवाब दिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी और अच्छे से समझ में आएगा भी, मैं इसकी आपको एक एनिमेटेड पिक्चर भी शेयर करूंगा भी आपसे, तो आपको और क्लियर होगा इंशाल्लाह। एक और फोर्स की डेफिनेशन हो सकती है, और क्या हो सकती है कि फोर्स में ऑल्सो बी डिफाइंड एज इट इज दैट एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज अ बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जो मैंने अभी आपको समझाई। एक ऊपर कंडीशन क्या है कि टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन और प्रोड्यूस मोशन, और टेंड्स टू स्टॉप और स्टॉप, और नीचे क्या है, स्टेट चेंज करने की बात कर रहे हैं, वही सेम डेफिनेशन है। इट्स अप टू यू कि आपको जो इजी लगे वो आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ लीजिएगा। और एक और डेफिनेशन होती है जो बाय न्यूमेरिकल डेफिनेशन, देखें डेफिनेशन दो तरह की हो सकती है किसी भी हमारे पास जो है वो पैरामीटर की, एक न्यूमेरिकल डेफिनेशन हो सकती है और एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन हो सकती है। ऊपर जो स्टूडेंट हमने डेफिनेशन डिस्कस करी एक्चुअली वो कॉन्सेप्चुअल थी, और अब जो मैं जो थर्ड डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, दिस इज अ न्यूमेरिकल डेफिनेशन। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। सबसे पहले तो रेट का मतलब समझ ले, रेट को उर्दू में कहते हैं शरा। क्या कहते हैं भाई? शरा कहते हैं, शरा। शरा का मतलब, खैर उर्दू में ना जाए, ये प्योर उर्दू है। तो रेट का मतलब ये होता है किसी भी चीज को आप टाइम के लिहाज से देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो उसमें जब जब तक फोर्स अप्लाई हो रही है उसमें कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, कितना टाइम यूटिलाइज हुआ है, कितना टाइम लगा है, तो उसको हम रेट कहते हैं। यानी किसी भी चीज को, किसी भी फिजिक्स में पैरामीटर को हम टाइम के लिहाज से देखेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, RATE, रेट कहते हैं। और चेंज का मतलब क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डेल्टा की साइन आपने वहां पे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या भी पढ़ेंगे। चेंज ऑफ इंथॉल्पी पढ़ा था, इंथॉल्पी डेल्टा एच, सही है। यहाँ चेंज इन मोमेंटम है, तो मोमेंटम का सिंबल होता है P, इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस कर दें। अभी आपको चैप्टर 3 में हमने डेल्टा वी पढ़ाया था, याद आया स्टूडेंट्स को? डेल्टा वी क्या था, चेंज इन वेलोसिटी था। तो डेल्टा वी में चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या था, बड़ी वेलोसिटी को छोटी वेलोसिटी से क्या करते थे, माइनस करते थे। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही करते थे या नहीं करते थे? तो स्टूडेंट अभी मैं इस डेफिनेशन से आपको जो है फॉर्मूला बनाकर दिखाता हूँ। कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो रेट का मतलब है टाइम से डिवाइड होगा, और चेंज का मतलब है डेल्टा आएगा, और मोमेंटम क्या होता है, P होता है। तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यानी कि फोर्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है, अभी हम इसका फॉर्मूला आगे चल के ये भी पढ़ेंगे। तो फोर्स के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलाज हैं। तो पहला फॉर्मूला भी F इज इक्वल टू ma होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इट इज सेड टू बी फोर्स। और एक और फॉर्मूला हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन से बन गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। जी भाई, यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? हिना, वानिया, रोहान, रिप्लाई मी इन चैट। क्या फॉर्मूला जो मैंने अभी समझाया वो समझ में आ गया? थर्ड डेफिनेशन बाय न्यूमेरिकल समझ में आ गई फोर्स की? ओके, अब जरा अब मैं आपको एक फोर्स की एनिमेटेड वीडियो दिखा, वो एक पिक दिखा रहा हूँ, जरा देखें। एक इमेज मौजूद है जिस पर आप देख रहे हैं कि पहले वो ऑब्जेक्ट जो था वो रुका हुआ था, जब कोई पर्सन आएगा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर। आप देखें इस ऑब्जेक्ट पे ना दो फोर्सेस दिख रही हैं आपको, एक फॉरवर्ड फोर्स है और एक उस ऑब्जेक्ट। अच्छा मुझे बताएं, जब आप किसी टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप उसको हार्ड फील करते हैं या इजी फील करते हैं? यकीनन हार्ड फील करते हैं। क्यों हार्ड फील करते हैं? क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पढ़ाएंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। और न्यूटन के थर्ड लॉ में यही बताया गया कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपोजिशन में
अपोजिशन में आपके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करता है, वो अपोजिशन में क्या करता है बेटा, आपके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करता है। तो जब आप टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपोजिशन में आपके ऊपर भी फोर्स अप्लाई कर रही है, लेकिन क्योंकि आपकी फोर्स उस टेबल की फोर्स से ज्यादा है, इसका मतलब आपकी फोर्स डोमिनेट कर रही है। जब आपकी फोर्स जो डोमिनेंट फोर्स है तो आप क्या करते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड करने में कामयाब हो जाते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? टेबल और पर्सन के अप्लाइड फोर्स की, आगे बढ़ू? हाजिस का रिप्लाई आ गया, और हिना, वानिया, रोहान जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। रिप्लाई करते रहेंगे, मुझे पता चलता रहेगा कि बच्चे साथ साथ मौजूद हैं। अच्छा चैट पे रिप्लाई करें, आजकल लेक्चर सही समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं होती किसी को? पहले प्रॉब्लम होती थी ना, आज का लेक्चर सही समझ में आ रहा है। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सबको क्लियर है? ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। अगला टॉपिक इसका, अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको याद होगा हमने हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ मोशन, पहले तो मुझे चैट पर रिप्लाई कर दें कि हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ मोशन we have discussed we have discussed in previous classes, remember or not? मोहम्मद जोहान कह रहे हैं थ्री, हिना कह रही है पांच। हिना पांच कहाँ से पढ़ ली भाई, हमने तो तीन ही पढ़ाई थी, दो कहाँ पढ़ ली हैं आपने? और तो रोहान का जवाब सही है, देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। विच वन एल्स? अगर आप देखें तो न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। याद आया? तमाम स्टूडेंट्स को चैट पर रिप्लाई करें, याद आया? यही थी या नहीं थी? रोहान, हिना, वानिया यही थी या नहीं थी? हारिस, मरियम। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और बहुत आसान सा है। न्यूटन, अच्छा न्यूटन की इक्वेशन वो हमने पढ़ी थी, इस चैप्टर में हम न्यूटन का पहला लॉ पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन का पहला कानून हरकत के हवाले से, हरकत के मुताबिक। अच्छा अगर हाजिर नहीं थे तो रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो वहां से देख सकते हैं। एमएनएस फिजिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल का नाम है। Every object continues its state of rest follows uniform motion in a straight line until it is compelled to change the state by force imposed on it. Or simply we can say that कि every, जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि न्यूटन का पहला कानून ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो 10 साल तक रुका रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हालत हरकत में है तो वो 10 साल तक हरकत में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो न्यूटन ने जब ये बात करी तो लोग थोड़ा परेशान हो गए थे कि यार न्यूटन की दो कंडीशन, तो दो कंडीशन में से एक कंडीशन तो समझ में आ रही है। नंबर वन कंडीशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी कंडीशन समझ में नहीं आ रही थी कि अगर मैं किसी बॉल को थ्रो करूं तो आप देखेंगे बॉल थ्रो करने पर बॉल स्टेट ऑफ मोशन में तो है, लेकिन आगे जाके वो खुद रुक रही है, उसको कोई रोक नहीं रहा। तो फिर न्यूटन ने उसकी बाकायदा एक्सप्लेनेशन दी कि हमारे पास उसको, हमने जो स्टेटमेंट उन्होंने दी कि हर वो ऑब्जेक्ट जो जिसके ऊपर जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो स्टेट ऑफ मोशन में, तो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? अनटिल एंड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो उन्होंने बताया कि बज़ाहिर तो किसी ने रोका नहीं है बॉल को, लेकिन उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट हो रही है, सही है, एयर रेजिस्टेंसेस हैं, ग्रेविटी की फोर्स है, तो वहां पर फोर्स अप्लाई हुई है तभी वो जाकर रुका है।
लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हम इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम में कर लें, अगर हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद ये है कि एक ऐसा सिस्टम लें कि जिसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट ना कर रही हो और एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ना कर रही हो, तो फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ मोशन में लाएंगे तो जब तक उसको रोकेंगे नहीं तब तक वो हालत हरकत में ही रहेगा। तो इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई? अगर चैट पर रिप्लाई कर देंगे तो आगे बढ़ रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन के जो है वो दो पार्ट हैं, जैसा कि मैंने स्टेटमेंट में समझा दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन के दो पार्ट हैं, और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? यकीनन एक रेस्ट को डिस्कस करेंगे और एक मोशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको और इसकी वजाहत करूं। अगर मैं स्पेस की बात करूं ना, स्पेस समझ रहे हैं? स्पेस खला, जब आप जमीन से दूर जाते हैं तो ग्रेविटी कम होती रहती है। स्पेस पे जाके आपको पता है 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ की जो ग्रेविटी है उसकी कम हो जाती है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी के 6 हिस्से कर दें तो जाके स्पेस की ग्रेविटी बनती है, जो कि ना होने के बराबर होती है। तो स्पेस में आप देखें कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं। एस्ट्रॉइड्स किसको कहते हैं? कि ऐसे पत्थर कि जब दुनिया वजूद में आई तो जब से लेकर कयामत तक वो पत्थर क्या है? हरकत में है। तो ऊपर कोई फोर्स ही नहीं उनको रोकने के लिए, तो कयामत तक हरकत में ही रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन कोलिजन से पहले अगर कोई कोलाइड नहीं कर रहा है किसी दूसरे एस्ट्रॉइड से, पहला एस्ट्रॉइड किसी दूसरे एस्ट्रॉइड से कोलाइड नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वो अब कयामत तक जो है वो क्या रहेगा? जब तक कोलाइड नहीं करेगा तो वो हरकत करता रहेगा। तो स्पेस हमारे लिए एक आइडियल कंडीशन होती है आइसोलेटेड सिस्टम को डिस्कस करने के लिए। अब बेटा आपको दिख रहा है कि दिस लो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दैट इज इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट। एक तो रेस्ट का पार्ट होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, मिसाल के तौर पर एक किताब को मैं एक कमरे में बंद कर दूं और 10 साल तक उसको कोई उठाने के लिए ना आए, तो आप कहेंगे सर वो किताब वैसे ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उस बुक को उठा ना ले। तो देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ टेबल लाइंग इन अ रूम विल नॉट चेंज इन पोजीशन until and unless applied an external force act on it. The other part of the law, if a body is in uniform motion. अच्छा, अभी तो मैं दूसरे पार्ट की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं पहले ही पार्ट की बात कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बुक शेयर की है जिसमें मैंने फिजिक्स की बुक को रखना लाजमी जरूरी समझा था, तो मैंने इमेज ऐसी ढूंढी है कि जिसमें फिजिक्स की बुक लाजमी आ गई। तो फिजिक्स की बुक लाजमी होना जरूरी है भाई। फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स की बुक नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा ना भाई। तो अब ये बताओ, ये बुक जो टेबल के ऊपर रखी हुई है, इसके ऊपर अ बुक लाए ऑन अ टेबल until and unless acted upon by an external unbalanced force। जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दूं तो ये बुक जो है वो, जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दूं तो ये बुक जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। अब देखें, अब मैं वापसी अपनी दोबारा उसी स्टेटमेंट पे जा रहा हूं कि पहली स्टेटमेंट तो होगी कि जब तक कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई ना करें बेटा तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन अ बॉडी स्टेट इन मोशन until and unless acted upon by an external, जब तक किसी स्टेट ऑफ मोशन वाली ऑब्जेक्ट पर भी जब तक मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट हरकत में ही रहेगा और उसको हम रोक नहीं सकेंगे। और ये कहाँ होगी कंडीशन बेटा? आइडियल सिस्टम में होगी। तो देखें यहाँ उसकी स्टेटमेंट भी दी हुई है कि द अदर पार्ट ऑफ द लॉ इज इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कब तक इट विल कंटिन्यू इन दिस स्टेट? कब तक? until and unless it is acted upon by an external unbalanced force। इसकी मैंने मिसाल दिखाई अभी आपको। अगर आप ये एनिमेटेड वीडियो देख रहे हैं कि यहाँ दो पर्सन जो है वो हरकत बॉल को जो है मुसलसल किस में लेके आ रहे हैं? हरकत में लेके आ रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और देखो, अच्छा इसमें दो कंडीशन दिखेंगी। अगर आप ये एनिमेटेड वीडियो, एनिमेटेड इमेज अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो बेटा, तो इसमें आपको दो चीजें दिखेंगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये इन दो पर्सन में से एक पर्सन को हटा दूं तो देखें एक पर्सन जब बॉल के ऊपर क्या करेगा? हिट करेगा तो बॉल आगे जाके रुक जाएगी ग्रेविटी की वजह से। तो देखें हिट करने पर बॉल हरकत में आ रही है,
और दूसरी जगह से दूसरा पर्सन जो है वो उस बॉल को रोक कर फिर फॉरवर्ड कर रहा है। तो जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो हरकत, अब इसमें दोनों एग्जांपल मुझे दिख रही हैं, बॉल रुक भी रही है और हरकत में भी आ रही है। रुक कैसे रही है? फोर्स अप्लाई करके, और हरकत में कैसे आ रही है? फोर्स अप्लाई करके। तो मुझे चैट पर रिप्लाई करें, आज का मेरा लेक्चर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे जाके कंप्लीट हुआ है। मुझे तमाम स्टूडेंट जो क्लास में मौजूद हैं वो रिप्लाई करें कि आज का क्या लेक्चर चैप्टर 4 का तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया है, या कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें। और अगर तमाम स्टूडेंट्स को मेरा लेक्चर ये वाला अच्छे से समझ में आ गया है, क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये आज का लेक्चर देखो मेरा अच्छे से अगर समझ में आ गया है? देखो मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा आज, वो हम डिस्कस करते हैं। एक मरतबा गो थ्रू कर रहा हूँ शुरू से, एक मरतबा गो थ्रू कर रहा हूँ शुरू से, जरा आप देखिएगा तमाम स्टूडेंट। तो हमने जो है वो सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी, फिर फोर्स की एग्जाम्पल पढ़ी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो है वो किसी स्टूडेंट को जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेक्चर में। आज के लिए बेटा लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे कल। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मैं, आप ग्रुप बना देंगे तो ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, सर हमको भी सेंड कर दूंगा। तमाम स्टूडेंट दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।